नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने का ऐलान किया है। आखिर इसके मायने क्या हैं? बीजेपी सरकार संविधान के साथ हत्या जैसे शब्द जोड़कर क्या संदेश देना चाहती है? बीजेपी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस की आड़ क्यों लेती है? इमरजेंसी को सामने रखकर कांग्रेस को संविधान का हत्यारा घोषित करने के पीछे आखिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी एनडीए सरकार की मंशा क्या है? आज इन तमाम मुद्दों को हम समझेंगे अनिल प्रकाश जी से। अनिल प्रकाश इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे। उनके ज़हन में जो यादें हैं इमरजेंसी के दौरान की, आज उसकी परत दर परत हम उनसे बात करके खोलते हैं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। इंटरनल इमरजेंसी की घोषणा की थी। युद्ध काल में एक्सटर्नल इमरजेंसी तो आमतौर पर लगाया जा चुका था, लेकिन इंटरनल इमरजेंसी उसमें कुछ कर्टेलमेंट होते हैं बहुत सारे नागरिक अधिकारों में। इंदिरा गांधी ने किया। अब इस कहानी की शुरुआत, इस परिचर्चा की शुरुआत से पहले मैं बता दूं कि मैं खुद विक्टिम रहा इमरजेंसी का, और आंदोलन में था और जेल में रहा मैं, और टॉर्चर भी हमको हुआ था। टॉर्चर मतलब थाने में गाली वाली दी थी हमको गिरफ्तार करने पे। तो सबके बावजूद, और जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार किया गया था। उसी दौरान उनकी किडनी खराब हो गई है चंडीगढ़ में, और फिर वो जेल से मतलब जसलोक भेजा गया उनको, और वहाँ से फिर पटना आए, तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो छोड़ा गया। उस सब के बावजूद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, सिविल राइट्स खत्म कर दिए गए थे, प्रेस सेंसरशिप हो गया था। तो एक तो ये भर्त्सना करने वाली बात आज भी है और सबने की, लेकिन उसकी, और आज भी कहेंगे कि इतिहास का वो काला अध्याय था। और इस बात को आज की कांग्रेस भी मानती है कि कांग्रेस की जो जनतांत्रिक परंपरा थी उसमें वो काला अध्याय था। और दूसरा कि वो, लेकिन वो अब इसको समझ रहे हैं, वो गलती मान चुके थे। इंदिरा गांधी भी मान चुकी थी बाद में कि वो गलती थी, और एबरेशन इसको कहते हैं अंग्रेजी में, कि कांग्रेस की परंपरा में वो एबरेशन था। वो मतलब एक मतलब अच्छा प्रसंग नहीं था, और हम समझते हैं कि कांग्रेस उससे उबर आई है और उसने एक अलग रास्ता अपनाया है। अब हम एक घटना का जिक्र करेंगे। इमरजेंसी में हाई कोर्ट से, हम DIR में बंद थे मुजफ्फरपुर जेल में, तो हाई कोर्ट से हमारा बेल हो गया। हमने किसी शर्त को नहीं माना। बहुत लोग माफ़ी मांग के छूट रहे थे उस वक्त। अब मुझे मालूम है कि संघ के लोगों ने, RSS के लोगों ने इस तरह से बड़े पैमाने पे माफ़ी मांग के छूटे थे। एक SDO के यहाँ से कागज आता था, उस पर साइन कर दीजिए कि मैं कभी इस आंदोलन में नहीं रहूँगा और मैं मुझसे गलती हुई है और हमको एक मौका दिया जाए, हमको मतलब दीजिए, और छूटे हैं। हमारे सामने बहुत सारे लोग छूटे हैं। और उस समय संघ के, RSS के सरसंघ चालक थे जो सबसे सुप्रीम होते हैं, बाला साहेब देवरस, उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। हम जेल में थे तो हम लोगों ने वो चिट्ठी, और इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया था डर के मारे। इतने डरपोक होते हैं RSS के लोग, ये तो देख चुके हैं लोग। दूसरी बात ये है कि एक प्रसंग, मुझे तो, हम जेल से निकले थे तो JP भी जेल से निकल गए थे। उनका डायलिसिस होता था सप्ताह में एक बार। एक मशीन होती है जो खून को, किडनी का, उनका किडनी खराब हो गई थी तो किडनी का जो खून बदला जाता था, सफाई होती थी। बहुत कष्टकारक था, लेकिन थोड़ा बहुत निकलते थे टहलने वहलने के लिए, मतलब कार से जाते थे, व्हील चेयर पर रहते थे। तो ब्रजकिशोर मेमोरियल हॉल में एक मीटिंग बुलाई गई थी, इंटरनल मीटिंग, ओपन मीटिंग नहीं थी। उसमें बहुत सारे लोग आए थे देश भर के। हमको लगता है कि हम भी थे उसमें।
तो जैसे जयप्रकाश नारायण को व्हील चेयर पर जैसा ही कुर्सी से ले जाया जाता था, जा रहा था कुर्सी पर, तो हमारे एक साथी थे बड़े उत्साही आंदोलन में, और जेल में भी रह चुके थे, तो अश्विनी नाम था उनका, अभी संयोग से नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने बहुत जोर से नारा लगाया, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद। जेपी सुनते ही, अश्विनी को बहुत नजदीक से जानते भी थे और मानते थे, लेकिन इतनी जोर से बिगड़े, बोले जाओ शूट करो उनको, और मतलब मेरे सामने नारा लगाते हो, कायर कहीं कावर्ड, मेरे सामने नारा लगाते हो। और रोने लगे और बोले वो मेरी बेटी की तरह है, मैंने उसको गोद में खिलाया है इंदिरा को, ये कहा और रोने लगे, आंसू एकदम टप टप चूने लगा उनका। बड़ी मुश्किल से उनको 15-20 मिनट लगा नॉर्मल होने में। तो ये थी स्पिरिट बिहार आंदोलन की और जयप्रकाश नारायण की। और एक बात जान लीजिए, इमरजेंसी जब समाप्त हुई और मोरारजी की सरकार बनी, तो जो समारोह हुआ उसके बाद शपथ वगैरह दिलाई गई सब एमपीज को, और अलग से मतलब तो गांधी जी की समाधि के पास जयप्रकाश नारायण वहां से गए, तो लौटे तो रास्ते में सीधे इंदिरा गांधी के घर पर गए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाई जा चुकी थी, उनके घर गए और मेनका गांधी, उनके संजय गांधी की पत्नी थी उनकी, पर उससे पहली बार मिले थे, उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मुझे याद है कि 100 रुपया उन्होंने, जो एक टोकन परंपरा है समाज में कि जब पहली बार बहू को देखेंगे तो मिलेंगे तो उसको कुछ दिया जाता है, तो जेपी ने दिया था। 1-1.5 घंटे रहे वहां पर, लोग कह रहे कहाँ चले गए जेपी, फिर पता चला कि कई लोग चौंके कि इंदिरा गांधी के यहाँ कैसे चले गए जबकि इतना ज्यादा उन्होंने ये किया। तो ये स्पिरिट था। और बाद में इंदिरा गांधी आई थी पटना, जेपी से घर गई थी और बहुत रोई भी थी और जेपी के सामने, और कहा कि गलती हो गई बाबूजी, बाबूजी ही कहती थी उनको। तो ये गट्स था जयप्रकाश नारायण का, सबसे प्रिय व्यक्ति। उसके खिलाफ जब वो तानाशाही के रास्ते पर चली गई तो उन्होंने एकदम मोह माया छोड़ दिया और फाइट किया उससे, क्योंकि लेकिन बाद में रिपेंट किया इंदिरा गांधी ने। लेकिन अभी बीजेपी क्या कर रही है, अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है, ईडी का और सीबीआई का और तमाम एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन पे कोई चार्जेस है नहीं, बेल दे दिया, फट से सीबीआई ने पकड़ लिया दूसरा केस लगा करके। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया, और इस बीच में बीजेपी ने कोशिश की कि उनके एमएलए को तोड़ लें, पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, डर दिखा करके। वो नहीं हो पाया, और फिर कोर्ट से उनको कह दिया कि कोई एविडेंस नहीं है इसके खिलाफ में जो आरोप ईडी लगा रही है, और छोड़ दिया। और कहां क्या हो रहा है, बंबई में किया इन्होंने, ये क्या हो रहा है, ये महाराष्ट्र की सरकार को गलत तरीके से तोड़ा, स्पीकर के पोस्ट का दुरुपयोग हुआ, और तमाम जगह से आरोप लगे हैं कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग हर चीज का जवाब नहीं देता था। लोग पूछते थे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था, सब चंगुल में रखे हुए थे ये चुनाव आयोग को। उसके बावजूद जिस तरह से बुलडोजर चलवाते रहे जोगी जी पर, जो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर होने से पहले 20 मुकदमे थे उनके फौजदारी के, डकैती, मर्डर से लेकर तमाम तरह के मुकदमे थे, सारे अपने मुकदमे उन्होंने खत्म कराए मुख्यमंत्री के अधिकार के तहत।
और खुद उन्होंने जिस तरह से बुलडोजर हर बात पर चलवाना शुरू किया, मारा, लोगों के अत्याचार किया तमाम तरह के लोगों पे, वो क्या है? वो तानाशाही नहीं है। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है संविधान हत्या दिवस मनाने का। अगर संविधान की हत्या कर दी इंदिरा गांधी ने, मान लीजिए जैसा कि वो कर रहे हैं, झूठा कर रहे हैं, तो संविधान जारी कैसे रहा? अरे कुछ गलतियां उन्होंने की, बहुत गंभीर गलती की, जिसको नुकसान हुआ, लेकिन आप तो वर्षों से कर रहे हैं। हर हथकंडे अपनाए आपने। राम मंदिर में रुपया झोंका इन्होंने, और खबर आ रही है कि राम मंदिर का अभी जस्ट बना है, अब पानी चूने लगा बरसात में, और पूजा पूरा भर गया पानी। और अयोध्या में जिस तरह से बुलडोजर चला के लोगों को भगाया गया। हाँ, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1974 का आंदोलन चल रहा था, तो नागार्जुन जी उसमें शामिल थे, जेल में भी रहे। तो उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, उनकी एक कविता बड़ी मशहूर हुई थी, चर्चित हुई थी, इंदिरा जी क्या हुआ, सत्ता के मद में भूल गई बाप को इंदिरा। बाप माने जयप्रकाश नारायण को। और मंच पर जयप्रकाश नारायण एक बार बैठे हुए थे किसी जगह, और वहां कविता सुनाने लगे। जयप्रकाश नारायण ने तुरंत रोका उनको, डांटा और कहा कि नहीं, इस तरह की कविताएं नहीं चलेगी और बंद कीजिए ये। भावुक हो गए थे जी। इतना मानवीयता से जुड़ा हुआ ये संघर्ष था, और इन लोगों ने जो है कोई सैक्रिफाइस किया है क्या उस समय? ये कहते थे उस वक्त कि 8 लाख हमारे स्वयं सेवक के, कहाँ चले गए थे 800 लोग सेवा? आज जो जेलों में गए भी वो तुरंत माफी मांग के छोड़ के चले आए 90% से ज्यादा। जयप्रकाश ने तो हमको यही सिखाया था कि अपना नेता भी अगर कोई गलती करता है तो असहमति जाहिर करो। कई बार हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण से खूब झगड़ा करते थे, बहस करते थे, और मतलब विरोध भी किया हम लोगों ने उनका। विरोध मतलब शांतिपूर्ण तरीके से। एक बार उनके घर के पास लेट गए थे साथी लोग, कुछ लोग जो है ये उन लोगों ने, रोटरी क्लब वाले ने गांधीयन विचार पर उनका भाषण कराने के लिए 5 स्टार होटल में एक पटना में उनको इनवाइट किया था, तो तैयार हो गए थे। जब हमारे साथियों को पता चला था, आंदोलन के साथियों को, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी थी उस वक्त, उसके साथियों, उसके सुप्रीम नायक जेपी थे, तो दौड़े हुए सब गए उनको कहने के लिए कि भाई मत जाइए। बोले पहले से बताना चाहिए था ना आके, अब एक 11th आवर में हम जाने को तैयार हैं, हमने एक्सेप्ट कर लिया उनका इन्विटेशन, अब तुम लोग आए हो तो फिर हम वो लड़के लड़कियां जो थे वो सब लेट गए, सीढ़ी से के नीचे जब भी लेट गए, बोले जा आप हमारी छाती पर। तो जेपी ने पहले समझाया कि मैं आदेश देता हूँ, नायक हूँ मैं आदेश देता हूँ, यहाँ से हट जाओ। तो लड़के लड़कियों ने कहा कि नहीं हटेंगे, आप हमारी छाती पर से जाइए। तो बोले, गुस्से में आ गए, रोने लगे, बोले छाती पर बैठ के रख के तो नहीं जाऊंगा, और पीठ पर पैर रखने की ताकत नहीं बची, ऊपर चले गए और रोने लगे। हम लोगों को पता चला, हम मुजफ्फरपुर में थे, दौड़े हुए हम लोग गए, कुछ प्रमुख साथियों को लेकर के जेपी के साथ बातचीत हुई, और फिर बोले हम मान ही नहीं रहे थे, बोले नहीं तुम लोग चलाओ अपना, हम नायक नहीं रहेंगे। लेकिन फिर मान गए और बाद में उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। तो इतने डेमोक्रेट थे जेपी, वो सब सीखा हम लोगों ने। लेकिन यहाँ तो कोई हर चीज में, इनके यहाँ जो भी आता है, करप्ट से करप्ट आदमी दूसरे दिन दूध की तरह धुल जाता है, ईडी का सारा सीबीआई खत्म हो जाता है उसमें। तो तानाशाही वाले तो इन्होंने तो कर रखी है। अभी गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, तमाम मीडिया को पैसे के बल पर, दबाव पे घबरा ये करके इन्होंने एक तरफा कर लिया है। इमरजेंसी में जो इस तरह से प्रेस सेंसरशिप था, उसी तरह से किया हुआ है। कुछ अखबारों को छोड़ करके जो खतरे ले करके कर रहे हैं, नहीं तो सब इनके जो सेठ लोग हैं, अडानी वगैरह ने एनडीटीवी जो सही करता था उसको खरीद लिया, और तमाम चैनल्स को खरीद लिया,
शुरू से ही भारत के संविधान का जो लोकतांत्रिक स्वरूप था उसका विरोध कर रहे थे। शुरू से ये लोग कह रहे थे कि हम जनसंघ के लोग कि भाई एक राष्ट्र एक संविधान। ये लोग तिरंगा झंडा नहीं फहराते थे, कहते थे हम केसरिया फहराएंगे एक दिन। और आरएसएस की ओटीसी मीटिंग शिविर जो होता है, 1 महीने का ट्रेनिंग होता है, ओटीसी ट्रेनिंग उनके यहाँ, उसमें एक प्रोग्राम ये भी होता है कि एक दिन झंडा लाया जाता है, जमीन पर डाला जाता है, उसको सब पैर से मसलते हैं। अब तो शायद नहीं हो रहा है वो, लेकिन पहले ये होता था। और वो कहते थे कि हम लाल किले पर केसरिया फहराएंगे। अब कुछ कंपल्सन है जिसके कारण वो चुप रहते हैं, लेकिन दोनों दो तरह के लोग दो तरह के कहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्या होता है हिंदू राष्ट्र? मनुस्मृति का राष्ट्र बनाएंगे। एक तरफ मजबूरी में दलितों का वोट लेने के लिए अम्बेडकर का नाम लेते हैं और अम्बेडकर के पूरे दृष्टिकोण के खिलाफ में सारा कुकर्म कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री कहेंगे सबका साथ सबका विकास, लेकिन करेंगे ठीक उल्टा। और उनके दूसरे लोग जो है इतनी जहरीली बात बोलते हैं, कहते हैं हम तो हिंदू राष्ट्र के लिए अलग संविधान बनाएंगे, इसको कूड़े में फेंक देंगे। दो मुहा बात करते हैं और इनको कोई मोरल राइट्स नहीं। ये नेहरू की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि 70 साल में कुछ किया ही नहीं है। देखिए, बीजेपी के लोग सरकार जो भी हथकंडे अपनाए, इस बार के चुनाव में साफ हो गए तमाम हथकंडों के बावजूद कि इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। अभी अभी जो चुनाव हुआ उसमें अधिकांश सीटें हार गए। विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं कई राज्यों में सिर्फ 13 सीट पे हुआ है, उसमें 2 ही सीट जीते हैं। ये इतनी बुरी हालत है इनका, जनता की नजरों से गिर गए हैं। इसलिए बहुत इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, संविधान हत्या दिवस वगैरह वगैरह, लेकिन ये चलने वाला नहीं। इन्होंने उसके पहले भी बहुत सारे सगुफे छोड़े हैं, चुनाव के दौरान भी छोड़े हैं। और इतनी गंदी भाषा है, किसी को कहेंगे महिला के बारे में, नेतृत्व के बारे में कि मुजरा कर रहे हैं, कभी कुछ कहेंगे कभी कुछ कहेंगे। कांग्रेस आएगी, ये भाषा होती है प्रधानमंत्री की कि चुनाव के दौरान सभा में कहे कि कांग्रेस अगर आ गई तो 2 भैंस है तुम्हारा तो 1 खोल के ले जाएगी, बैंक अकाउंट तुम्हारा ले लेगी, 2 मकान है तो लेके मुसलमानों को दे देगी, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन करके मुसलमानों को दे देगी। ये प्रधानमंत्री की भाषा होती है? ये भाई नॉनसेंस है, ये बकवास कर रहे हैं। जनता पर उसका असर, हंस रही है जनता, मजाक उड़ा रही है जनता।